हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पॉलिटी का अगला टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटी को शुरू कर रखा हमने। ठीक है, हिस्ट्री है वो भी हमारी 75% आपकी लगभग हो चुकी है। हिस्ट्री की कुछ क्लासेस आपकी और आएंगी, तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। और हमने पॉलिटी स्टार्ट कर रखी है, इसमें लगभग आपकी 3 से 4 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं। और पॉलिटी में हमने जो है सबसे पहले जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको हमने किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं आपकी कौन कौन सी है, सभी संस्थाओं को हम डिटेल में जो है कर रहे हैं। तो इससे पहले जो है हमने कुछ संस्थाओं के बारे में किया था, और अभी हमारा फ़िलहाल जो है संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो सभी 1 बाय 1 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी है, हम उन सभी को डिटेल में करेंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, इसके बारे में करेंगे। तो ये आपका संवैधानिक संस्था है, ठीक है, और जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोल सकते हैं। तो आपका जो निर्वाचन आयोग जो होता है सेंटर में, जो आपका ये है, ठीक है। तो सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन है, या केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग जिसको हम कह सकते हैं, तो एक संवैधानिक संस्था है। और ये कौन से भाग नंबर में आता है, कौन सा पार्ट नंबर में आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाग नंबर जो है 15 में आपका इलेक्शन कमीशन जो आपका ये आता है। तो इलेक्शन कमीशन पार्ट नंबर 15 में है। तो इसमें आर्टिकल जो अनुच्छेद है कितने हैं, तो 324 से लेकर 324, 325, 326, 327, 328 और 329, ठीक है। तो ये आपके टोटल 6 आर्टिकल हैं, 324 से लेकर 329 तक, जो कि आपके जो है निर्वाचन आयोग में आपके ये आते हैं, ठीक है। तो इनको सभी को हम 1 बाय 1 डिटेल में हम कवर करेंगे अभी। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है कि जो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक के जो ये आर्टिकल हैं, ये किस में आते हैं, कौन से जो है कमीशन में आते हैं, आपको ध्यान, तो आपको कहना है कि ये आपका आएगा इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग में आपके ये आते हैं। तो 324 से लेकर 329 तक आपका निर्वाचन आयोग में पढ़ते हैं। इन सभी को हम डिटेल में करते हैं। 324 जो आर्टिकल नंबर है हमारा, तो इसमें जो निर्वाचनों को जो निदेशन, अधीक्षण और नियंत्रण का जो जिम्मेवार है, वो कौन करता है, उसका जिम्मेदार होता है निर्वाचन आयोग। जो सेंटर का जो निर्वाचन आयोग होता है वो होता है, ठीक है। जो भी आपका इनका जो सुप्रीडेंस करना हो या डायरेक्शन जो करना हो, कंट्रोल करना हो इलेक्शंस को, तो इलेक्शंस को डायरेक्शन जो है उनका कंट्रोल करना और सुप्रीडेंस करने का काम किसका होता है, सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका होता है, ठीक है। तो ये बात किस में दी गई है, आर्टिकल नंबर 324 में ये दिया गया है। आर्टिकल नंबर 325 में क्या दिया गया है, 325 जो है आर्टिकल, इसमें कहा गया है कि जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो निर्वाचन में भेदभाव नहीं होगा। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, निर्वाचन में, ठीक है। तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 325 में। नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 326 आपका है, ये भी इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल जो नंबर 326 है वो हमें पंजीकरण का अधिकार देता है। वयस्क मताधिकार जो आपका अधिकार, वयस्क मताधिकार की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 326। तो अनुच्छेद नंबर 326 है वो वयस्क मताधिकार का बात करता है, अडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात करता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि वयस्क मताधिकार, इसमें उम्र जो है वो कितनी है, आज प्रेजेंट में 18 वर्ष है, लेकिन पहले जो है उम्र होती थी वयस्क मताधिकार की 21 वर्ष होती थी। तो 21 वर्ष पहले होती थी वयस्क मताधिकार की, जिसको अब घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया। और ये कब किया गया था, तो 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका हुआ था 1989 में। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई वयस्क मताधिकार है कि उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किस आपका संशोधन अधिनियम में की गई थी। तो 1989 का जो 1989 में संशोधन हुआ था, और कौन सा, 61वां, आपको ये ध्यान में रखना है। तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1989 में, जिसमें 21 वर्ष जो है मताधिकार जो है कि एज को घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो अब 18 वर्ष वाला जो है वो आपका वोटिंग का अधिकार उसको दिया गया है। तो 18 वर्ष जो है आपका वोट का अधिकार दिया गया है। तो 326 से रिलेटेड है ये। अगर हम बात करें कि भाई एक मुद्दा हुआ कि मत देने का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट टू वोट। जो हमारा राइट टू वोट होता है कि मत देने का अधिकार है, वो एक कैसा अधिकार है, क्या ये संवैधानिक अधिकार है या वैधिक अधिकार है। तो मत देने का अधिकार एक वैधिक अधिकार जो है माना जाता है। तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार और मत देने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, ये आपका यूपीएससी 2018 जो है उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मत देने का अधिकार है वो आपका
कैसा अधिकार है वो आपका विधिक अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है। तो उसमें जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया था आंसर इसमें, बट जो है प्रेजेंट में अगर हम देखें मत देने का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। तो इससे क्या प्रमाण है कि भाई मत देने का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। तो विधिक अधिकार ही क्यों है मत देने का अधिकार? तो इसमें अगर हम देखें कि आर्टिकल नंबर 326 में वोटिंग का तो राइट नहीं, आर्टिकल जो नंबर 326 है वो हमें वोटिंग का तो राइट नहीं देता है, बट वोटिंग के लिए पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 326 हमें। ठीक है, तो पंजीकरण कराने का जो है अधिकार देता है। तो ये पंजीकरण कराने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है भाई, जबकि पंजीकरण से कोई भाई हमें रोक नहीं सकता। ठीक है, तो पंजीकरण का जो अधिकार है जो उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से एक संवैधानिक अधिकार हुआ। तो जिसमें रुकावट आ जाए, रोका जाए, तो उसमें जैसे कोई हमें रोक दे तो उसमें आपका ये संवैधानिक अधिकार नहीं होगा। तो पंजीकरण से रिलेटेड ये आपका संवैधानिक अधिकार है। दूसरा अगर हम ये देखें कि जो संवैधानिक अधिकार होता ये तो फिर क्या होता, जो कैदी वगैरह होते हैं उनको भी मत देने का अधिकार जो है आपका होता। तो कैदियों को मत देने का अधिकार क्यों नहीं है फिर? ठीक है, अगर ये संवैधानिक अधिकार होता तो कैदियों को क्या होता, मत देने का अधिकार आपका होता। या फिर अगर कोई अपराध जो जैसे कोई करता है तो वहाँ पे सरकार जो है क्या करते हैं, आपका वोटिंग ऑफ राइट टू वोटिंग का अधिकार है वो छीन लेती है। भाई वोट देने का अधिकार है वो सरकार के द्वारा छीन लिया जाता है अगर आपने कोई अपराध किया है, कैदी हो। ठीक है, तो यदि संसद को सरकारों को आपका राइट टू वोट या जो आपका छीनने का अधिकार है भाई राइट टू वोट, अब जैसे कैदी है तो मतलब उसे छीन लिया गया राइट टू वोट, तो मतलब किसके द्वारा छीना गया, संसद या सरकार के द्वारा छीना गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक संवैधानिक अधिकार जो है आपका नहीं है। ठीक है, तो आपका एक कैसा अधिकार हो जाएगा, एक विधिक अधिकार है। जो राइट टू वोट आपका कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो इसमें दिया भी गया है कि यदि संसद को सरकारों को आपका राइट टू वोट छीनने का अधिकार है, अगर ये संवैधानिक अधिकार होता तो सबको होता। ठीक है, लेकिन सबको जो है तो वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है, और 18 साल से नीचे के भी तो आपके वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। तो जो सबको जो है वोटिंग का अधिकार होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार। तो यहाँ पर 18 साल से नीचे के जो होते हैं उनको भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। दूसरा अगर हम ये भी देखें तो दूसरा अगर आप जो है पहचान पत्र नहीं रखते हैं, भाई आपके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, वोटर ID कार्ड नहीं है, तो भी आप वोटिंग का अधिकार जो है आपको नहीं होगा। कोई भी मतलब पहचान पत्र नहीं है आपका, और वोटिंग लिस्ट में भी अगर आपका नाम नहीं है तो भी आप वोटिंग का अधिकार से वंचित हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि भाई राइट टू जो वोट है वो संवैधानिक अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार है। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार वो होता है जो सभी के ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, जो हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, तो वो संवैधानिक अधिकार हो गया। तो इसमें जो आपका कई कंडीशंस में ये आपका राइट टू वोट है वो छीना जा सकता है। अगर आप कैदी हो या कोई अपराध कर देते हो तो सरकार या संसद है आपको ये वोट देने का अधिकार आपसे छीन लेती है। तो इस प्रकार एक संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू वोट जो है, वोट देने का अधिकार आपका क्या है, एक विधिक अधिकार आपका ये है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, UPSC 2018 में ये पूछा गया था। तो राइट टू वोट जो है आपका क्या है, एक विधिक अधिकार है ये आपका। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें मत देने का अधिकार विधिक अधिकार है क्यों, तो ये हमने अभी भी देख लिया है। ठीक है, और इसमें देखें कि जनप्रतिनिधित्व जो कानून आपका 1951 में आया, तो उसमें भी जो है धारा नंबर 60, ठीक है, तो इसमें धारा नंबर 60 में ये बोला गया था कि भाई मत देने का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है। तो इसमें भी बोला गया था। ठीक है, दूसरा PUCL वर्सेस जो UOI जो है केस आपका 2013 में हुआ, उसमें भी जो ये बोला गया था कि राइट टू जो वोट है वो क्या है, एक विधिक अधिकार है। तो ये जो है आपके वह था। तो इसमें दोनों में आप ध्यान रख सकते हो कि भाई जनप्रतिनिधित्व कानून आपका 1951 उसमें बोला गया था भाई ये एक विधिक अधिकार है, और जो आपका एक केस आया 2013 में PUCL वर्सेस UOI केस 2013, इसमें भी विधिक अधिकार जो है बोला गया है राइट टू वोट को। नेक्स्ट आर्टिकल 329 से हम देखते हैं, तो इसमें क्या है 329 आर्टिकल इसमें दिया गया है कि भाई जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है, इसमें 329 में क्या है, जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका परिसीमन। तो जो परिसीमन जो आयोग होता है, ठीक है, परिसीमन आयोग होता है वो यूटीज होता है, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, जो आपके केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, तो उसके क्षेत्रों में जो संशोधन का काम जो है किसका होता है, जो यूनियन टेरिटोरी जो होती है, जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उस वहाँ पे जो एरिया होता है उन क्षेत्रों में संशोधन का काम जो है वो किसका होता है, परिसीमन आयोग का होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 339 में दिया गया है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, और इसमें कोर्ट इंटरफेयर आपका नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो परिसीमन जो आयोग है
उसके मामले में कोर्ट भी इंटरफेयर आपकी नहीं कर सकती, कोर्ट इंटरफेयर इसमें नहीं करेगी, ठीक है, जो भी संशोधन हो करती है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन है जो सेंटर का है, अगर इसको हम डिटेल में देखें कि भाई इसका गठन कब किया गया था निर्वाचन आयोग का सेंटर का, तो इसका वो सेटअप किया गया था 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो इसी 25 जनवरी की डेट को जो है फिर 2011 से, कब से, 2011 से 25 जनवरी जो वाली जो डेट है उसको वोटर डे हम मनाते हैं, ठीक है। तो वोटर डे कब होता है, 25 जनवरी को 2011 से बनाना स्टार्ट हुआ था वोटर डे। तो पहले ये संस्था जो है सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, जो आपकी इलेक्शन कमीशन है, जो आपका निर्वाचन आयोग है, इसमें पहले सिंगल मेंबर होता है, मतलब एक ही अध्यक्ष होता था, तो इसलिए इसको इसमें सिंगल मेंबर बॉडी होती थी। बाद में फिर इसमें एक हेड बनाया गया और फिर अन्य जो है सदस्य भी बनाए, मतलब एक हेड होता था, कोई भी मेंबर नहीं होते थे, इसलिए इसको सिंगल मेंबर बॉडी पहले जो है इसको कहा जाता था। लेकिन 1989 में इसका एक चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कमिश्नर बना दिया गया, कब, 1989 में, ठीक है। तो 1989 में जब आपका 61वां विधान संशोधन अधिनियम आपका होता है, ठीक है, जिसमें 21 वर्ष जो से घटाकर जो वोटिंग की जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाती है, तो 1989 में ही इसमें फिर इसका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया और 2 अन्य जो है इलेक्शन कमिश्नर इसमें बना दिए गए। मतलब इलेक्शन जो कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है सेंटर का, उसमें कुल मिलाकर आपके जो कितने इलेक्शन कमिश्नर हैं, 3 हैं, और इन 3 में से एक जो है आपका चीफ होता है, एक प्रमुख होता है और 2 आपके ये अन्य होते हैं। लेकिन तीनों की जो पावर है वो क्या होती है, बराबर होती है। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो इसमें बहुमत के आधार पर इन तीनों जो 3 होते हैं इनमें जो बहुमत के आधार पर ही डिसीजन ये आपके लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन कोर्ट में इनको चुनौती दी गई, दैन जो है फिर ये रिजेक्ट हो गया। 1989 में इसमें जो है 3 बनाए गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, 2 अन्य इलेक्शन जो है कमिश्नर बनाए गए, लेकिन इसको कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर ये रिजेक्ट हो गया। फिर बाद में जो इसको कोर्ट में फिर से चुनौती दी गई 1993 में, और फिर से जो है दोबारा से फिर वही एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अन्य जो है इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए, ठीक है। तो प्रेजेंट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 जो आपके अन्य जो है इलेक्शन कमिश्नर आपके हैं, टोटल 3 हैं, ठीक है। शुरू में जो है सिंगल बॉडी संस्था होती थी, आज प्रेजेंट में ये 3 होते हैं। तो इलेक्शन जो कमीशन है जैसा हमने ऊपर देखा था कि भाई आपकी एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि ये संविधान में है। तो जो बॉडी संविधान में ऑलरेडी है उसको हम संवैधानिक संस्था कहेंगे। तो ये आपका इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल नंबर 324 में आता है, ठीक है। एक संवैधानिक संस्था है, ये आपका 324 में दिया गया है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपका इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल नंबर 324 में। अर्ध न्यायिक संस्था है, ये आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, ठीक है, और एक सलाहकारी संस्था है, तीनों है, तो ये आपको तीनों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि भाई ये अर्ध न्यायिक संस्था जो है क्यों है भाई, ठीक है, क्वासी जुडिशियली जो बॉडी है आपकी क्यों है इलेक्शन कमीशन। तो अगर इसमें हम देखें कि भाई जो मेंबर ऑफ जो लोकसभा और यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जब लाभ के पद पर हटाने की बात आती है ना, कहाँ पे, जब लाभ के पद पर जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, लाभ के पद पर जब हटाने की बात आती है, तो उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन की जो सलाह जो है पर ही हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा इनको, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है कि सलाह इसमें जो है बाध्यकारी होती है, और इलेक्शन कमीशन की जो है सलाह पे राष्ट्रपति इनको हटाता है। और जब इसमें सेम जो है अगर हम स्टेट में बात करें तो स्टेट में एमएलए और एमएलसी होते हैं भाई, जहाँ पे विधान सभा होती है वहाँ पे एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो है यहाँ पर असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो के जो सदस्य होते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को जब हटाने की बात आती है तो वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ही जो है की सलाह पर राज्यपाल जो है यहाँ पर हटाता है, और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सलाह क्या होती है, बाध्यकारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो जब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे हमने कहा कि लाभ के पद पर हटाने की जब भी बात आती है, तो जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने की बात आती है, तो राष्ट्रपति इनको हटाएगा किसकी सलाह पर, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। और जब इसमें एमएलए और एमएलसी जो है के सदस्य को हटाने की बात आती है, तो राज्य जो आपका पाल होता है, जो आपका गवर्नर होता है, उसकी सलाह पर वो हटाता है, किसकी सलाह लेकर, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राज्यपाल हटाता है। तो ये बाध्यकारी होती है इलेक्शन कमीशन की सलाह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है, मतलब यहाँ पे आधा न्याय कौन कर रही है, तो आधा इलेक्शन जो है कमीशन कर रहा है इनको हटाने के लिए, और आधा जो आपका कौन कर रहा है यहाँ पे, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो इसलिए हम जो इलेक्शन कमीशन है उसको क्या कहेंगे, एक अर्ध न्यायिक संस्था, एक क्वासी जुडिशली जो है बॉडी आपकी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखें इलेक्शन जो कमीशन है इसका एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, जिसको हम CEC डायरेक्ट बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ये। तो एक जो है चीफ इलेक्शन जो है कमिश्नर होता है,
तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या CEC इसको हम कहते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको कैसे हटाया जाता है? तो इसको वैसे ही हटाया जाता है जैसा जो है, जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज होते हैं जैसे हटते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं जैसे जिस प्रोसेस से हटते हैं, वैसे ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपका हटता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसको कैसे हटाया जाता है। उसी विधि से हटाया जाता है जिस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो स्टेट्स में होते हैं, तो उनके जो जजेस होते हैं उनको जिस प्रोसेस से हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाएगा किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और इसको नियुक्त कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इसको नियुक्ति देता है राष्ट्रपति, और इसको हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो एडवाइस जो है राष्ट्रपति किसकी लेती है? पार्लियामेंट की, संसद की जो है सलाह पर जो है सलाह लेकर इसको हटाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं तो किसकी सलाह जो है इसमें ली जाती है? तो इसमें पार्लियामेंट, संसद की जो है सलाह पर इसको हटाया जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है। नेक्स्ट जो है इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं वो कितने होते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक होता है, बाकी के दो जो है आपके क्या होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, निर्वाचन आयुक्त। तो ये दो जो आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दो ये निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनको अपॉइंट, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ही करता है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। ठीक है, लेकिन किसकी सलाह पर नियुक्त करता है? जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी सलाह पर इनको नियुक्त करता है, जो दो हैं इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, और इसको हटाएगा कौन? तो वो वैसे ही हटाया जाता है। तो चीफ इलेक्शन जो है कमिश्नर आपके जो होते हैं, और जो इलेक्शन कमिश्नर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक होता है, और इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं आपके? दो होते हैं। तो इन तीनों की पावर जो है क्या होती है? बराबर होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और इलेक्शन कमिश्नर को जब अपॉइंट करने की बात आती है तो प्रेसिडेंट है किसकी सलाह लेता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह लेता है, ये बता दिया गया है। नेक्स्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल की बात करें, ठीक है, तो इनका जो टेनोर की बात करें तो 6 वर्ष होता है, और अधिकतम इनकी रिटायरमेंट जो है 65 वर्ष की आयु में आपकी होती है। ठीक है, तो कार्यकाल और इसके जो सेवा शर्त जो है कौन तय करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का। तो इन तीनों का कार्यकाल और जो सेवा शर्त जो आपकी होती है, सर्विस कंडीशन, उनको जो है डिसाइड करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो तीनों है, तीनों ये इस्तीफा जो है अपना जो रिजाइन जो है किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। शपथ इनको कौन दिलाता है? इनको जो ओथ है कौन दिलाता है? तीनों को राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, वेतन जो है इन तीनों को कहाँ से दिया जाता है? भारत की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है इनको वेतन जो है सैलरी दी जाती है। तो तीनों आयुक्तों की जो शक्तियाँ जो है बराबर होती है, जैसे कि हमने देखा। तो बहुमत के आधार पर जो है ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो तीनों आयुक्तों की शक्तियाँ बराबर होती है और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। मतलब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बहुमत के आधार पर ये तीनों मतलब डिसीजन लेते हैं। योग्यता जो है संविधान में जो है मेंशन नहीं है, तो इन तीनों की जो भाई क्या योग्यता होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में, क्वालिफिकेशन, योग्यता के बारे में कोई भी जो है संविधान में मेंशन जो है चीज़ नहीं दी गई है। ठीक है, सदस्यों की जो संख्या जो है राष्ट्रपति तय करते हैं, भाई कितने सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है बातें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन किस किस का इलेक्शन करवा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेंटर में जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो केंद्रीय निर्वाचन जो आयोग होता है, वो आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का, वाइस जो है प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके जो विधानसभा के सदस्यों का, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो आपकी विधान परिषद है उनके सदस्यों का निर्वाचन कौन करवाता है? तो इन सभी जो है का इलेक्शन जो निर्वाचन जो है कौन करवाता है? सेंटर का इलेक्शन कमीशन आपका करवाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन फिर क्या करवाता है? सेंटर का तो इन सभी को का जो है इलेक्शन करवाता है। तो जो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट जो आपकी होती है, केंद्रीय जो आपका स्थानीय जो सरकार जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, उनका जो इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट का इलेक्शन कमीशन। स्थानीय सरकारी जैसे ग्राम पंचायत आपकी होगी, जिला पंचायत वगैरह जो ये ब्लॉक, तो जो पंचायत लेवल पे जो आपके इलेक्शन होते हैं, नगर निगम वगैरह इनके, तो ये जो है आपका कौन करवाता है? स्टेट का जो राज्य में जो इलेक्शन जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन जो है अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के मेनली इलेक्शन आपके होते हैं। कौन कौन से इलेक्शन? एक होते हैं जनरल इलेक्शन, दूसरा आपका मिड इलेक्शन, तीसरा होता है बाई इलेक्शन।
जनरल इलेक्शन सामान्य चुनाव, मध्य अवधि चुनाव और उपचुनाव, ये 3 टाइप के आपके इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम तीनों को देख लेते हैं कि भाई जो आपके सामान्य चुनाव है किसी का जाता है, मध्यावधि चुनाव किसी का जाता है और उपचुनाव किसी का जाता है। तो जो आपके जनरल इलेक्शन होते हैं, सामान्य चुनाव क्या होता है भाई, जब सरकार पूरे 5 वर्ष जो है आपका मतलब हो जाते हैं सरकार को, जैसे 5 साल के लिए सरकार बनती है, पूरे 5 साल जब होते हैं ना सरकार को, फिर उसके बाद में जो चुनाव किए जाते हैं तो वो सामान्य चुनाव आपके जनरल चुनाव करवाए जाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पे, सरकार अगर 5 साल जो है पहले गिर जाए, ठीक है, मतलब जैसे 5 साल पूरे ना और उससे पहले बीच में ही मतलब एकदम से पंगा हो जाए, 5 साल पहले गिर जाए या फिर मतलब बीच में ही गिर जाए, तो बीच का मतलब यहीं आ गया ना मध्य अवधि चुनाव, तो फिर मध्य अवधि चुनाव करवाए जाएंगे। मतलब अगर बीच में कोई पंगा हो जाता है, सरकार अगर 5 साल पहले गिर जाए, अगर सरकार किसी की भी ना बन पाए, ठीक है, इलेक्शंस हो गए, किसी की भी सरकार नहीं बन रही, पंगे हो गए बीच में ही, तो मध्य अवधि चुनाव उसमें करवाए जाते हैं। ठीक है, मिड टर्म इलेक्शन आपके ये होते होंगे फिर। ठीक है, या फिर लोकसभा भंग हो जाए, अगर लोकसभा भंग हो जाए तो भी आपके क्या करवाए जाते हैं, मध्य अवधि चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, तो जो भी नई सरकार फिर जो है बनेगी, फिर वो पूरे 5 साल जो है काम करेगी। ठीक है, तो मध्य अवधि जो है आपकी सरकार जब आपकी बनती है, तो जब भी कोई सरकार फिर बनेगी पूरे 5 साल तक वो काम करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। बाई इलेक्शन जो आपका ये क्या हो गया ठीक है, तो 3 टाइप के हमने इलेक्शन पढ़े थे। बाई इलेक्शन जिसको हम उपचुनाव कहेंगे, उपचुनाव कब होते हैं भाई, जब कोई सीट खाली हो जाती है। अब सीट कब खाली होगी, तो 3-4 कंडीशन में सीट खाली हो सकती है। जैसे कोई भी एमपी है, कोई भी एमपी या एमएलए है, अगर किसी कारणवश से उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अपना इस्तीफा दे देता है, या कोई अन्य जो है कारण भी हो सकता है, कोई भी कारण से जब सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है इनका इलेक्शन करवाता है और वहाँ की सीटों को जो है फिलअप भर लिया जाता है। ठीक है, तो 6 महीने का जो है अंदर अंदर इलेक्शन वहाँ पे होंगे। अगर किसी कारणवश से कोई सीट खाली हो जाती है, तो इंपॉर्टेंट ये डेडलाइन आपको ध्यान में रखना है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है उपचुनाव करवा लिए जाते हैं। ठीक है, और उस सीट को भर लिया जाता है, और वो सीट होती है शेष अवधि जो है रिमेनिंग टाइम के लिए भरी जाती है। मतलब जो बीच में जैसे कोई जैसे 5 साल की सरकार है, तो 2 साल बाद जो है जैसे किसी की डेथ हो जाती है और सीट खाली हो जाती है, तो 3 साल बच गए, तो इस शेष अवधि के लिए ही जो है ये सीट फिर आपकी भरी जाती है। तो ये उपचुनाव में जो आपके होते हैं, तो बीच में आपकी शेष अवधि के लिए आपके ये रिमेनिंग टाइम के लिए फिर आपका ये भरी जाती है सीट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरा हमने ये ध्यान में रखना है कि जो मध्यावधि जो चुनाव होते हैं उसमें पूरे 5 साल के लिए जो है आपका सरकार फिर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो आपका इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नोटा। जैसे नोटा का भी बटन होता है आपका, जब भी आप वोट करने जाते हो तो बहुत सारे उम्मीदवार भी होते हैं। अगर आप किसी भी जो है उम्मीदवार को आप वोट नहीं करना चाहते, तो उसमें एक बटन होता है नोटा का, और नोटा बटन जब आप दबाओगे तो किसी को भी वोट नहीं जाएगा, मतलब नन ऑफ द अबो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, किसी को भी जो है वोट नहीं जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नन ऑफ द अबो। तो 2013 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था नोटा का बटन, और इसको पहली बार जो है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इसको यूज किया गया था 2013 में। ठीक है, तो पहली बार कब जो है ये शुरू किया गया, 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा जो है में। बाद में फिर 2014 की लोकसभा जो है चुनाव में भी इस नोटा बटन का यूज किया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसका यूज किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निर्वाचन क्षेत्रों का जो एरिया है वो कौन डिसाइड करता है भाई, जहाँ पे जो चुनाव होंगे जिस क्षेत्र में, तो उस एरिया को जो है उस क्षेत्र को डिसाइड करने का काम किसका होता है, परिसीमन आयोग। तो निर्वाचन क्षेत्रों का एरिया जो है डिसाइड करता है परिसीमन आयोग, और ये संसद के कानून द्वारा बनता है। ठीक है, और इसका गठन राष्ट्रपति जो है करता है। तो परिसीमन आयोग है, इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, और ये एक विधिक संस्था आपकी होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसका गठन करती है संसद के कानून के द्वारा, और जब ये संसद के कानून के द्वारा बन रही है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, एक विधिक संस्था ये आपकी कहलाती है। परिसीमन आयोग अब तक जो है कितनी बार बन चुके हैं, तो परिसीमन आयोग अब तक कई बार बन चुके हैं, मेनली जो है 4 बार जो है अब तक ये बन चुके हैं। 1951 में परिसीमन आयोग बनाया गया, फिर उसके बाद में 1963 में, और नेक्स्ट 10 साल में 1973 में, फिर 2002 में भी बना। कुल मिलाकर 4 बार जो है परिसीमन आयोग जो है आपका ये बन चुका है। ठीक है, और परिसीमन आयोग जो है ये आपका इसको जो है कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो परिसीमन आयोग है उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है चुनावों से रिलेटेड आपकी वीवीपैट, जैसा कि आप सब जानते हैं वीवीपैट के बारे में, तो इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। वीवीपैट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो वो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, तो इसका पूरा जो है फुल फॉर्म होती है। तो ये कहाँ पे होती है,
जब हम ईवीएम जो है से वोट कर देते हैं तो वीवीपैट की मशीन इसमें लगी होती है और वो आपको फीडबैक में बता देती है कि कहाँ पे आपने वोट किया है। ठीक है। तो जो ईवीएम मशीन आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहले जो है आप जैसे कागजों पे ही पेपर्स पे ही जो है वोट दिए जाते थे पेपर्स के द्वारा, फिर बाद में मशीनें बनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनी, इन्हीं में जो है ही इन मशीन में ही क्या होते हैं वीवीपैट मशीन लगा दी जाती है। ठीक है। और ये क्या बताती है, आपका फीडबैक बताती है कि भाई आपने वोट है वो कहाँ पे किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी टर्म है ईवीएम, जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी, इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमें कैसे मालूम हो कि हम किसको वोट कर रहे हैं, इसमें सबसे कमी ये थी। फिर इसमें बाद में वीवीपैट जो है इसमें जोड़ी गई। ठीक है, वीवीपैट, और फिर वही फीडबैक बताती थी कि हमने कहाँ पे वोट किया है। तो वीवीपैट के भी भाई वर्जन्स होते हैं। तो इस टाइम जो है थर्ड वर्जन जो आपका ये चल रहा है। तो कई टाइप की जो है वर्जन्स में आपकी आती है वीवीपैट्स, थर्ड वर्जन अब इसका चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को लेकर कई तरह की फिर कमेटियाँ भी जो है बनाई गई। तो कौन कौन सी कमेटियाँ जो है इलेक्शन कमीशन को लेकर जो है बनाई गई, निर्वाचन आयोग को लेकर कौन कौन सी कमेटियाँ हैं उसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी जो जुड़ी हुई है, VN तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्त कमेटी, संथानम जो है कमेटी, ये सारी जो है कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है जो आपकी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इन सभी कमेटी के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए कि VN तारकुंडे जो है कमेटी, ये जो है किस लिए बनाई गई थी। इसमें एक आ गया था कि जो आपकी एज है 21 वर्ष से इसमें घटाकर 18 वर्ष की गई। भाई वोटिंग देने का जो अधिकार है भाई, पहले उम्र जो है 21 वर्ष वाला वोट कर सकता था, फिर बाद में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो एज की गई वोटिंग की। और ये कब किया गया था, एक संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में किया गया। इसमें जो है 21 वर्ष से घटाकर वोटिंग की उम्र जो है 18 वर्ष की गई। ठीक है। और ये जो है VN तारकुंडे जो कमेटी इसमें बनी थी उससे ये आपका रिलेटेड है। ठीक है। तो इस कमेटी में जो है ये कहा गया था। नेक्स्ट जो है दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसमें क्या कहा गया भाई, इस कमेटी में कहा गया कि इलेक्शन में जो ईवीएम मशीन का प्रयोग होना चाहिए और शुरू भी कर दिया गया अपर जैन में ईवीएम मशीन्स का। ठीक है। तो ये इसमें तो ईवीएम मशीन का जो है प्रयोग होना चाहिए, किस कमेटी में जो है डिसाइड किया गया था, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी में ही जो है ये डिसाइड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कमेटी है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, इंद्रजीत गुप्त कमेटी। इसमें जो है, इसमें भाई जो चुनाव में जो खर्चे होते हैं उससे रिलेटेड है। तो चुनाव में जो एक्सपेंडिचर होता है, जो व्यय होता है, खर्चा है, तो खर्चे का लेखा जोखा से रिलेटेड जो अपनी रिकमेंडेशन जो है, अपनी सिफारिश दी थी कि भाई व्यय का जो खर्चों का जो लेखा जोखा है वो चेक के द्वारा होना चाहिए। तो खर्चों का लेखा जोखा है वो चेक के द्वारा होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन जो है, सिफारिश जो है इंद्रजीत गुप्त कमेटी ने दी थी। ठीक है। तो इंद्रजीत गुप्त कमेटी से रिलेटेड है, ये आपका इलेक्शन कमीशन से ही रिलेटेड है। संथानम कमेटी है वो भी आपका निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। तो संथानम कमेटी में क्या हुआ कि भाई इसमें उम्मीदवारों के लिए एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की भी बात की गई है। भाई जो उम्मीदवार है वो पढ़े लिखे होने चाहिए, एक न्यूनतम जो है शैक्षणिक योग्यता, एक न्यूनतम जो है पढ़ाई जो है होनी चाहिए। ठीक है। न्यूनतम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कहा गया था संथानम जो है कमेटी में। तो ये जो कुछ कमेटियाँ थी ये हमने डिस्कस कर ली, सारी जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं। ठीक है। VN तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति और संथानम समिति, इन्होंने क्या क्या कहा वो सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आए आप यहाँ पर टिक कर सकते हो आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन है निर्वाचन आयोग सेंटर का, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग है, क्या निर्वाचन जो जो इलेक्शन है उसकी डेट एंड शेड्यूल को तय करता है। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग है वो डेट और शेड्यूल जो है तय करता है इलेक्शंस का। पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी खर्चे होते हैं भाई, पॉलिटिकल पार्टियों के जो खर्चे होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो पॉलिटिकल पार्टियों के खर्चों के लिए अनुदान जो है, जो ग्रांट है, वो कौन तय करता है, इलेक्शन कमीशन जो है तय करता है। तीसरा क्या कार्य है जो इलेक्शन कमीशन का, कौन सी पार्टी राष्ट्र पार्टी होगी और कौन सी क्षेत्रीय पार्टी होगी, इसका डिसीजन भी कौन जो है लेता है, इसको भी तय करता है आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का क्या कार्य है, पार्टी के जो चुनाव चिन्ह होते हैं भाई, किस जो है पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह होगा उसको तय भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि भाई आर्टिकल नंबर 103 और 192। तो आर्टिकल नंबर 103 ये आपका सेंटर में हो जाएगा और 103 में जब हम 89 जोड़ेंगे तो ये आपका स्टेट का बन जाएगा 192। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 103 और 192 दोनों ही इसमें क्या है,
अयोग्यता के मामले पर, जब भी अयोग्यता का मामला बनेगा तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर 103 में तो राष्ट्रपति और आर्टिकल नंबर 192 में राज्यपाल जो है सिफारिश देता है भाई। ठीक है, तो अयोग्यता के मामले में जो है राष्ट्रपति तो आर्टिकल 103 में, और जो राज्यपाल जो गवर्नर होता है वो आर्टिकल नंबर 192 में जो है सिफारिश देता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों के एरिया को तय करता है कौन? ये आपका इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन में अगर कोई भी गड़बड़ी आ जाए तो गड़बड़ी के मामले पर जो है इलेक्शन को रद्द करने का अधिकार भी किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट जो है चीज़ हम ये देखेंगे कि भाई इलेक्शन कब होगा ये कौन डिसाइड करता है तो इलेक्शन कब होगा ये तो केंद्र और केंद्र सरकार तय करती है। ठीक है, तो इलेक्शन कब होना है ये कौन डिसाइड करता है? केंद्र, या केंद्र जो है केंद्र में जो सरकार होती है वो तय करती है, और राज्य में राज्य सरकार तय करती है कि भाई इलेक्शन कब होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टेट है उसमें ही राज्य सरकार, और जो सेंटर लेवल पर जो सेंटर की जो सरकार होती है वो तय करती है कि भाई इलेक्शन कब होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अपनी जो है कोई मेन पावर नहीं होती है इनके पास। हालांकि जो डेट एंड शेड्यूल है, जो इलेक्शन जो है इस डेट को होगा और इस जो शेड्यूल बनाएगा इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन बनाता है। लेकिन इलेक्शन कब होगा ये डिसाइड कौन करता है? सेंटर में जो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट में करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन जब ये तय हो जाता है कि भाई कब इलेक्शन जो है कराना है, तो डेट एंड शेड्यूल जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो डेट एंड शेड्यूल जो है खुद इलेक्शन कमीशन तय करता है। और जब ये तय हो जाता है कि उसी दिन, और जब ये डेट और शेड्यूल तय हो जाता है और उसी दिन से फिर क्या हो जाती है आपकी आचार संहिता है वो लागू हो जाती है भाई ठीक है, तो आचार संहिता है उसमें भाई सरकार जो है कोई भी वादा नहीं कर सकती लोगों के साथ जो लोगों को रिझाता हो। ठीक है, ठीक है, तो सरकार कोई भी वादा जो है नहीं कर सकती है लोगों से जो लोगों को रिझाता हो। तो आचार संहिता में जो है सरकार कोई भी वादा नहीं कर सकती। और जहाँ चुनाव होता है तो वहाँ पे भाई 48 घंटे पहले वहाँ पर प्रचार रोक दिया जाता है। ठीक है, तो 48 घंटे पहले जो है भाई जहाँ पे चुनाव होने हैं, ठीक है, जैसे आज के दिन वोटिंग पड़ने हैं तो उससे 2 दिन पहले 48 घंटे पहले ही जो है चुनाव प्रचार है करना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा की सीट से, एक सीट से 70 लाख अनुदान जो है खर्च कर सकता है। ठीक है, तो लोक मतलब एक जो सदस्य होता है भाई लोकसभा की एक जो सीट होती है उस पर जो है अनुदान राशि कितनी मिलती है भाई? 70 लाख तक की अनुदान राशि मिलती है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन जो है ही तय करता है। तो इलेक्शन कमीशन जो आपका निर्वाचन आयोग ही तय करता है भाई एक सीट पर जो है 70 लाख जो है अनुदान मतलब वो खर्च कर सकता है। राष्ट्रीय पार्टी कितनी है भाई? नेशनल पार्टी 8 है। आर्टिकल नंबर 103 और 190 जो है 2, ये हमने देख लिया। आर्टिकल नंबर 103 तो सेंटर में आपका हो जाएगा, और आर्टिकल नंबर 139 में 89 जोड़ेंगे तो ये आपका 192 बनेगा। ठीक है, सॉरी ये 290, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 103 है, इसमें क्या दिया गया है भाई? अगर एमपी ऑफ लोकसभा और एमपी ऑफ राज्यसभा, मीन्स राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं एक मिनट रुकना भाई, तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के ऊपर अयोग्यता का जब भी मामला बनता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 103 के अनुसार इलेक्शन कमीशन की सलाह पर हटाने का अधिकार इनको रखेगा। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भाई ये आर्टिकल नंबर 103। तो इसमें इसके तहत क्या होता है कि भाई जब भी अयोग्यता का मामला बनता है तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने का जो है उनको जो हटा सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पे हटाएगा? इलेक्शन कमीशन की जो है सलाह पर हटाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे ही अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में 89 उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की सलाह इसमें जो है बाध्यकारी होती है। इलेक्शन कमीशन इस बात की जांच कराता है कि भाई करता है, और इसलिए जो है हम कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन एक क्वासी जुडिशली जो है आपकी बॉडी भी है। ठीक है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की जो जब भी हटाने की बात आती है अयोग्यता के मामले में तो आपकी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सिफारिश जो है लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को। ठीक है, हटाने के मामले पे, तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन है आपकी जो निर्वाचन आयोग है उसको अर्ध न्यायिक संस्था भी बताया गया, आधा न्याय ये करती है जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और 103 जो है भी जब हम 89 यहाँ पे प्लस करेंगे 9 3 12 और 192, तो 192 आर्टिकल ये सेम आपका स्टेट में हो जाएगा। तो स्टेट में जो राज्य है उसमें जो एमएलए होते हैं और एमएलसी होते हैं, जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, तो जब भी अयोग्यता का मामला जब भी बनेगा तो आर्टिकल नंबर 192 के तहत राज्यपाल जो है हटाएगा इनको,
लेकिन किसकी सलाह लेगा? सेंटर के इलेक्शन कमीशन की सलाह पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन एक क्वासी जुडिशियली बॉडी है, एक अर्धन्यायिक संस्था है, क्योंकि आधा न्याय यहाँ पे होता है, इसकी सलाह ले रहा है तो इसमें आधा न्याय ये भी कर रही है, तो क्वासी जुडिशियली बॉडी है आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राष्ट्र पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है आपकी, वो कैसे बनाई जाती है। तो राष्ट्र पार्टी जो आपकी होती है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, राष्ट्र पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता है जिस भी पार्टी को, तो उसे नेशनल पार्टी मान लिया जाता है। भाई अगर 4 स्टेट है, 4 राज्य है, तो उसमें क्षेत्रीय दल के रूप में अगर उसको मान्यता है 4 राज्यों में, तो उसको नेशनल पार्टी मान लिया जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर यहाँ पे लोकसभा हो या फिर आपकी विधानसभा हो, ठीक है, या तो लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का, ठीक है, 4 या उससे अधिक, और राज्यों में जो आपका वैध मतों का 6% जो है यहाँ पर मिल जाता है, तो वहाँ पे उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी क्या कर दिया जाता है? घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय पार्टी है वो आपका कैसे घोषित होती है। ओके, तो यहाँ पे राज्यों में वैध मतों का 6% अगर मिल जाता है, और यहाँ पे जो लोकसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में उसको यहाँ पे मिल जाता है सीटें। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची भी इलेक्शन कमीशन तैयार करता है, ये हमने बता दिया। क्षेत्रीय पार्टी फिर इसमें क्या है भाई? लोकसभा और विधानसभा में वैध मतों का अगर 8% मिल जाता है तो वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी आपकी बन जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा और विधानसभा है उसमें अगर वैध मतों का 8% मिल जाता है तो उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने पूरा जो है सेंटर का इलेक्शन कमीशन देख लिया था, अब हम पढ़ेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें ये भी एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। कौन से आर्टिकल में दी गई है ये आपको ध्यान में रखना है भाई। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, या आर्टिकल 243 का जो है क्लोज के में आता है, और ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो है आपका ये जोड़ा गया था, आर्टिकल 293 के। ठीक है, तो जिस प्रकार सेंट्रल जो है इलेक्शन कमीशन वो आपका एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी संस्था है, उसी प्रकार जो है आपका स्टेट का इलेक्शन कमीशन भी क्या है? अर्ध न्यायिक और सलाहकारी संस्था आपका माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्थानीय जो सरकार लोकल गवर्नमेंट का निर्वाचन करवाती है, ये हमने देख लिया भाई। जो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग है, वो किसका इलेक्शन करवाता है? वो जो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय सरकार, उसका इलेक्शन करवाती है। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग जो आपका है, स्टेट का निर्वाचन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका अध्यक्ष है, उसको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा अध्यक्ष को नियुक्त। लेकिन जब हटाने की बात आती है तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पे? संसद की सलाह पे। ठीक है, तो राष्ट्रपति है, संसद की सलाह पे क्या करेगा? जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष को हटाएगा। ठीक है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है उसको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल करता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो है उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? संसद की सलाह पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखें कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 जो है वर्ष का कार्यकाल होता है भाई, लेकिन अधिकतम जो है 62 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट आपका ये हो जाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है उसका इस्तीफा जो है किसको ये देता है? राज्यपाल को देता है। इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। इसकी जो सेवा शर्त जो है, सर्विस जो है कंडीशन, और कार्यकाल जो टेनोर है वो कौन तय करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, वेतन जो है कहाँ से दी जाती है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की? तो राज्य की जो संचित निधि होती है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड जो है फंड ऑफ स्टेट जो है से इसकी जो है वेतन दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से वेतन किसका मिलता है? राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसको। ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 की जो है ये इससे रिलेटेड है। ये क्या कहता है कि भाई जिस प्रकार जो है हाई कोर्ट का जज हटेगा, उसी प्रकार जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष जो है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है आपका कह सकते हैं। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है वो किस प्रकार हटाया जाता है? जिस प्रकार स्टेट में जो आपका मतलब जो हाई कोर्ट के जो जज हटेगा उसी प्रकार ये आपका हटेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर हम देखें, सेंटर का इलेक्शन कमीशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? सेंटर का इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है देता है प्रेसिडेंट को, जबकि स्टेट का इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? स्टेट के गवर्नर को। ठीक है, तो ये गवर्नर को देता है और ये प्रेसिडेंट को, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट संस्था है
अंतर राज्य परिषद, तो ये भी आपकी क्या है, एक संवैधानिक संस्था है जिसको हम इंटर स्टेट काउंसिल बोलेंगे। ठीक है, तो जितनी भी संवैधानिक संस्था है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट जो है संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, अंतर राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। ये आपकी जो है ये आपकी कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल नंबर 263 में आती है इंटर स्टेट काउंसिल। इसका गठन जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर जो है इसका गठन किया गया था, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, आपकी अंतर राज्य परिषद। अंतर राज्य परिषद का गठन कब किया गया, 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट जो अंतर राज्य परिषद होता है उसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, उसका हेड कौन होता है, उसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसमें अन्य जो सदस्य कौन कौन से होते हैं भाई, अध्यक्ष तो आपका प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, और अंतर राज्य परिषद है उसके सदस्य होते हैं जितने भी स्टेट हैं, सभी राज्यों के जो सीएम होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उनको बनाया जाता है। और जो आपकी यूटीज़ जो है, ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज़ जो ठीक है, उसमें जो सीएम होते हैं, सीएम नहीं तो उपराज्यपाल होता है। ठीक है, तो ये जो है सारे सदस्य क्या होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो केंद्र जो अंतर्राज्यीय परिषद या फिर हम कहेंगे इंटर स्टेट काउंसिल है, उसमें जो कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो सभी जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री होते हैं, और जितने भी केंद्रीय शासित प्रदेश होते हैं उनके मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल वहाँ पे होता है, वो होते हैं। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो क्या काम होता है इस अंतर्राज्य परिषद का, इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होता है भाई, जो भी केंद्र और राज्य के बीच में झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, उनको सुलझाने का काम कौन करती है, अंतर्राज्यीय परिषद आपकी करती है, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। नेक्स्ट जो है ये हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं जितनी भी थी मेन हमने वो कर ली है डिटेल में। अगली हम पढ़ेंगे वैधानिक संस्था, संवैधानिक जो संस्था है आपकी लीगल या स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में। तो जितने भी लीगल बॉडी है उनको डिटेल में हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको जो है वीडियो से ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लेना दोस्तों। ठीक है।